Hello, Assalamu alaikum everyone. This is me, Muin Khan. Hello, Assalamu alaikum everyone. This is me, Muin Khan, designing while a 13-year-old student from Mardan, currently studying at Rehan School Online Academy in evening shift. So today we are having a special guest with us for our podcast. Her name is Miss Wajiha Hamim. So let's take her interview and ask her some interesting questions. So, Assalamu alaikum, Miss Wajiha. वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे पॉडकास्ट में आई। ओके, तो आप ये बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ओके, नाइस। सो इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो है व्यूवर्स को अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि वो आपको जान सकें। अच्छा जी। तो जैसा कि मैंने बताया मेरा नाम वजीहा है, ठीक है। और बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो माइक्रोबायोलॉजी है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। और इसके अलावा मैंने डिफरेंट डायग्नोस्टिक लेबॉर्टरीज और रिसर्च लेबॉर्टरी से मेरा एक्सपीरियंस है। और या दैट्स ऑल अबाउट माय इंट्रो। ओके, वेरी नाइस। तो आप जो है हमें हाँ, अपने एजुकेशन जर्नी के बारे में कुछ बताएं। अच्छा, तो एजुकेशन जर्नी के हवाले से जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, आई डोंट नो मेजॉरिटी लोगों को आइडिया होगा या नहीं होगा इस चीज़ का। बट माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ फील्ड जिसमें हम जिन डिफरेंट जर्म्स हो गए, ठीक है, उनकी हम स्टडी करते हैं। डिफरेंट बैक्टीरियाज की हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें जो कि हम नॉर्मल आंख से हम लाइक नहीं देख सकते, ठीक है, उनको हम स्टडी करते हैं। और इसके अलावा जो इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको आप किस तरह से हमने ट्रीट करना है, उसके लिए एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी यूज़ होंगी, ठीक है। लेकिन जितना भी एक डॉक्टर के पास अगर एक पेशेंट जा रहा है और डॉक्टर उसको जो दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, तो वो उस इन्फेक्शन की हिस्ट्री से लेकर, ठीक है ना, और वो कौन सी दवाई इस इन्फेक्शन को ट्रीट करेगी, ये जो पीछे का जितना भी बैकग्राउंड का काम होता है ना, ये बेसिकली माइक्रोबायोलॉजिस्ट का होता है। ठीक है, सो मेरी ये फील्ड है। और मैंने जो है इसके अलावा मैंने रिसर्च वगैरह भी की हुई है। डेंगू वायरसेस जो आते हैं, लाइक जो पाकिस्तान में जो फ्लड्स वगैरह के बाद जो अक्सर औकात जो है हमने देखा है कि भाई डेंगू के जो रेट्स वो लाइक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, या हर साल जो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे जो है डेंगू के जो रेट्स वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज़ पे मैंने खुद भी रिसर्च भी किया हुआ है। तो लाइक दैट वाज ऑल अबाउट माय फील्ड। हेलो, ओके, वेरी नाइस। आवाज़ आ रही है कि नहीं, पता नहीं। यस यस, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। तो आपको जो है माइक्रोबायोलॉजी का इंटरेस्ट अच्छा। आपको कहाँ से और कैसे आया? टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने अपना एफएससी किया तो उसके बाद मुझे एज सच कोई गाइडेंस देने वाला लाइक नहीं था। मेरे जो पेरेंट्स थे वो भी ऑब्वियसली बैंकिंग की साइड पे थे, तो उनको मेडिकल से रिलेटेड कुछ खास आइडिया नहीं था सिवाय एमबीबीएस के। एंड एमबीबीएस साइड पे मैं खुद भी प्रेफर नहीं कर रही थी, लाइक मैं नहीं जाना चाह रही थी। तो माइक्रोबायोलॉजी वाज अ फील्ड जो कि मुझे बहुत फैसिनेट करता था, लाइक फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, बिकॉज दिस वाज अ फील्ड जो कि जिसमें आप प्रैक्टिकल कुछ रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो फील्ड्स हैं, अगर हम बायोलॉजी की बात करें, उसके अंडर जो फील्ड्स आते हैं दैट आर जुओलॉजी, बॉटनी, ठीक है, वो बहुत ही ड्राई फील्ड्स हैं। लाइक ऑल द रिसर्च आर डन एंड लाइक आपको सिर्फ उसमें रट्टे मारने होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज ऐसा फील्ड है जो कि हर हर दूसरे दिन इस पे एडवांसमेंट्स आ रही होती हैं। हर दूसरे दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, आप कुछ नया एक्सप्लोर करते हो। सो दैट थिंग फैसिनेट्स मी, एंड यस, इस चीज़ को लेके मैं फिर माइक्रो में आई थी। ओके, तो जब आपने डेंगू, मलेरिया और डिफरेंट बैक्टीरियाज के ऊपर रिसर्च की तो आपका एक्सपीरियंस उसके बारे में कैसा रहा? आपने क्या क्या उनके बारे में जाना और कौन कौन सी चीज़ें आपको बहुत इंटरेस्ट करती रही जिससे आप और इसमें डीपर जाना चाहती थी? इसमें खाली ये डेंगू मलेरिया के वायरसेस वगैरह नहीं है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर मैंने रिसर्च की है, एंड करंटली भी मेरे प्रोजेक्ट्स जो है मैं उन पे काम करना चाह रही हूँ।
उसके अंदर जो लाइक एक बेसिक सी हमारी जो जो मैंने चीज़ जो नोटिस की है वो ये है कि जो पाकिस्तानी अवाम है तो उनके बीच में उनमें अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लाइक जो मेजर जो कॉज है, इवन जब हम पेशेंट से उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो जी पता लगता है कि भाई इस बंदे को तो इन्फेक्शन के बारे में या किसी भी उसके उसका लाइक बेसिक्स भी नहीं पता, ठीक है, कि आपने उसको प्रिवेंट आप किस तरह से कर सकते हो। तो आई थिंक जो बेसिक जो क्या कहते हैं उसको, जो इशू निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान में ये जो बहुत सिंपल सिंपल सी बहुत ही बेसिक बेसिक सी जो डिजीजेस हैं, इन्फेक्शन इनके रेट्स इतने हाई हैं, तो उसकी रीजन यही है कि यहाँ पे अवेयरनेस है ही नहीं बिल्कुल भी। लाइक किसी को आप किसी से भी आप उठ के पूछ ले, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि भाई अगर इवन अगर हम मैं बात करूँ कि खाली अगर हाथ धोने हैं, ठीक है, तो कितने लोग होंगे कि उनको पता ही नहीं होगा कि भाई आपको कितने सेकंड्स तक आपको हाथ धोने चाहिए, आपको कितना टाइम लगाना चाहिए, कितने स्टेप्स होने चाहिए उसमें, ठीक है ना, तब आप आपके लाइक यू विल हैव क्लीन हैंड्स। तो ये बात है कि अवेयरनेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इस वजह से काफी सारे इश्यूज जो यहाँ से जनरेट हो रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। तो आप हमें ये बताएं कि हम खुद को बीमारियों से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे अवेयरनेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। हेलो। हेलो, मैं आपसे ये पूछ क्या रहा होता है था क्वेश्चन का? कि हम जो है आप हमें कुछ ऐसे टिप्स बताएं जिससे हम अपनी जो है इन डिजीज़ से बच सकें, और अवेयरनेस की भी कुछ टिप्स बताएं। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि इस्लामिकली भी और साइंटिफिकली भी दोनों तरीकों से ये बात है कि आप अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है ना। हमारे पास जो हैं काफ़ी सारे ऐसे भी डिजीज़ेज हैं जो कि जूनोटिक हैं। जूनोटिक मीन्स वो आपको एनिमल्स से आते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे डिजीज़ेज हैं जो आपको आपकी बेएहतियाती की वजह से आते हैं। काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो आपको आपकी हाइजीन का अगर आप ख्याल नहीं रखोगे तो उसकी वजह से आपको आते हैं, ठीक है। सो लाइक हर एक डिजीज की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं। लाइक यू कैन नॉट डू दिस कि भाई मैं आपको दो टिप्स बता दूं एंड वो आपको सारे डिजीजेस से आपको प्रिवेंशन में काम करेंगे, नहीं, हर एक डिजीज का अपना अपना होता है। बट बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो यस, वॉश योर हैंड्स, ठीक है ना, जो कि बहुत ही बेसिक आई थिंक स्कूल बच्चों को भी हर लाइक हर लेवल के लोगों को ये बात बताई जाती है कि भाई आप अपना डेली आप अच्छे से बाथ लो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप अपने हाथ अच्छे से क्लीन करो, अच्छे से वॉश करो, ठीक है। स्पेसिफिकली आप जब कुछ खाना खा रहे हो, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप गंदे हाथों से अपनी आंखों में या लाइक आंखें हमारी काफ़ी सेंसिटिव एरिया होते हैं, ठीक है, तो उसमें आप जो है लाइक अक्सर लोग होते हैं वो खारिश कर लिया कुछ ना। सो दैट इज़ ऑल्सो लाइक एक बहुत ही मेजर रीज़न बनता है आई इन्फेक्शन के हवाले से, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कोई आपको छोटा सा भी आप इशू है आपको, ठीक है ना, लाइक इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, सो लाइक इमिडिएटली गो टू द डॉक्टर, ठीक है। अनदर थिंग आई वुड ऐड इन दिस चीज़ के प्लीज़ 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 एंटीबायोटिक्स खुद से लेना बंद करें, ठीक है। लाइक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम बस खुद से खा रही होती हैं, ठीक है, उनको कोई आइडिया नहीं है कि भाई हमें इस चीज़ के लिए ये इतनी डोज लेनी चाहिए या नहीं। दिस थिंग इज़ लीडिंग टू कि अभी कुछ रिसेंट स्टडीज़ ने शो किया है कि बाय 2050, लाइक ऑलमोस्ट वी हैव 25 ईयर्स, ठीक है, तो 2050 तक जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं मार्केट में वो इंसानों की इन बीमारियों के इन्फेक्शंस के लिए काम करना बंद कर देंगी। कैन यू इवन इमेजिन द सिवियरिटी कि हम किस सिवियरिटी की तरफ जा रहे हैं, कि जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं वो अपना काम करना बंद कर देंगे। लाइक इफ़ यू आर ईटिंग कोई गोली दवाई आप खा रहे हो वो आपके इन्फेक्शन के लिए काम नहीं कर रही है, आप कैसे ट्रीट करोगे खुद को, ठीक है। लाइक दिस इज एक बहुत बड़ा इमर्जिंग इशू है हमारे फील्ड में इस टाइम का, एंड वी आर सर्चिंग फॉर अल्टरनेट थिंग्स कि हम ऐसे कौन से अल्टरनेट्स निकाल सकते हैं कि जो लाइक इस इशू को डील कर सके, बिकॉज 25 ईयर्स हवा पे गुजर जाएंगे, लाइक हमें आइडिया भी नहीं होगा कि किस तरह से गुजरते हैं। सो यस, ये एक बहुत मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग डॉक्टर के कंसेंट के साथ आप लोग एंटीबायोटिक्स लें, खुद से आप लोग मत लें प्लीज़। के तो आपने जो है जितने भी बैक्टीरियाज, इन्फेक्शन, डिजीजेस पे रिसर्च की है, उनमें से सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग और इंस्पायरिंग आपको कौन सा लगा। वेल,
जितने भी बैक्टीरियाज हैं और जितने भी वायरसेस हैं वो अपने अपने अंदाज में बहुत फैसिनेटिंग हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स उनके अंदर हैं कि आप जब उनको देखते हो आप लिटरली आप हैरान हो जाते हो कि ओ माय गॉड, लाइक दिस इज लाइक क्या हो क्या रहा है। एक वायरस है जो कि मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेट करता है, एंड वो जो है मैं उसको कहूँगी एचपीवी वायरस उसको कहते हैं, ठीक है। एंड दैट वायरस इफ इन्फेक्ट्स यू, सो देयर इज अ चांस, ऑलमोस्ट 60 to 65% चांस कि वो आपकी बॉडी में जाके कैंसर कॉज कर सकता है। सो लाइक कैंसर आजकल की ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा, एक बहुत एक्सपेंसिव डिजीज है, ठीक है ना। एंड एक वायरस उठ के ये डिजीज आपको कॉज कर रहा है, ठीक है ना। उसके अंदर बहुत ही फैसिनेटिंग किस्म के मैकेनिज्म्स हैं, बहुत ही फैसिनेटिंग किस्म की चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो जो है मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, एंड लाइक आई एम थिंकिंग कि मैं इस चीज़ पे आगे फर्दर रिसर्च करूँ। लाइक मुझे इस चीज़ का इतना डिटेल्ड आइडिया नहीं है, बट यस ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। ओके। तो आप हमें ये बता सकती हैं कि हम जो है खुद को इन वायरसेस एंड बैक्टीरिया से जो है मतलब इनको लगने से कैसे प्रिवेंट करें, या डॉक्टर के पास हमें कैसे सिम्टम्स जो हैं शो होंगे जिससे हमें पता चले कि हम बीमार है या हमें डॉक्टर को विजिट करना चाहिए या नहीं। अच्छा, तो इस तरह से है कि जब आपकी बॉडी में कोई भी फ़ॉरेन पैथोजेन या फ़ॉरेन कोई बैक्टीरिया या वायरस आता है, एंटर होता है, तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल करती है, ठीक है? सबसे पहले हमारी बॉडी में खुद के भी आर्मी होती है, जिसको हम कहते हैं हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हमारी बॉडी पूरी कोशिश करती है कि भई उसको अपने तरीके से वो टैकल कर सके, लेकिन जब वो टैकल करना लाइक उससे नहीं हो पाता, तो फिर बॉडी क्या करती है कि सबसे पहले वो आपको टेम्परेचर के जो सिम्पटम्स होते हैं, ठीक है? जो हाई फीवर जो है वो अलर्ट पे आपकी बॉडी चली जाती है। हाई फीवर इज़ आपकी बॉडी का एक मैकेनिज़्म है, ठीक है? वो इस तरह से काम करता है कि भई बॉडी को जब समझ नहीं आता कि इस बैक्टीरिया को किस तरह से मारें, तो वो आपके जो टेम्परेचर है बॉडी का उसको हाई कर देती है, बिकॉज़ हाई टेम्परेचर पे देयर इज़ अ ग्रेटर चांस कि वो बैक्टीरिया या वायरस जो है वो मर जाएगा, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा सिम्पटम होता है कि फीवर जो है अगर आपको हो रहा है, तो इट मीन्स कि लाइक देयर इज़ अ चांस कि आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह है या कुछ भी इस तरह से, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा और आप आई एम सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन जो है मेरे माइंड से निकल के, क्या आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज़? जी, मैं ये पूछ रहा था कि हम जो है वायरसेस जो हमारी बॉडी में या बैक्टीरियाज घुस जाए तो हमें कैसे सिम्टम्स शो करेंगे कि मतलब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं, मतलब ये छोटा मोटा बैक्टीरिया जो कि हमारी बॉडी जो है जिसके साथ खुद ही फाइट करके से एंड कर देगी। एक सेकंड मैं आ रही हूँ। अच्छा जी, तो आप जो हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आपको हाई फ़ीवर वग़ैरह की जो सिम्पटम्स होते हैं, ठीक है, ये आपको आते हैं बेसिक। इसके अलावा टू बी ऑनेस्ट हर एक बैक्टीरिया, हर एक वायरस के अलग-अलग सिम्पटम्स हैं। हाँ, आप वायरसेस, बैक्टीरिया से आप इस तरह स्पेसिफ़िकली आप ऐसे बच सकते हैं कि आप जो है अपना सैनिटाइज़र्स वग़ैरह ठीक है, हर जगह पे आपको आप हाथ वग़ैरह भी वॉश करने की फैसिलिटी नहीं होती है, कुछ भी, ठीक है? तो ये यू कैन यूज़ हैंड सैनिटाइज़र्स, दे लाइक दे क्लेम कि 99.9% बैक्टीरियाज़ को एंड वायरसेस को वो किल कर सकता है। सो येस, इस तरह से इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सिम्पटम्स वो वैरी करते हैं। पर्सन टू पर्सन भी वैरी करता है और डिजीज़ टू डिजीज़ भी वैरी करते हैं। तो लाइक मैं आपको स्पेसिफ़िकली मैं आपको नहीं बता सकती कि हाँ, ये सिम्पटम्स होंगे, बट हेडेक, फ़ीवर, नॉज़िया, लाइक इस तरह के सिम्पटम्स हो सकते हैं। ओके, सो पाकिस्तान में जो है कॉमन डिजीजेस और बैक्टीरियाज कौन है, मतलब जो बहुत ज्यादा जो है लोगों को अफेक्ट जल्दी करते हैं और उसके अलावा जो है बहुत कॉमन है, मतलब हर दूसरे बंदे को हो सकता है। ऐसे काफ़ी सारे डिसीज़ेज़ हैं, जैसे कि अब मैं अगर बात करूँ ट्यूबरक्लोसिस की, टीबी जिसको हम सिंपल अल्फाज में कहते हैं। तो टीबी इज़ अ डिज़ीज़ जो कि पूरी दुनिया से, कैन यू इवन इमेजिन इट, पूरी दुनिया से टीबी ख़त्म हो चुका है।
लाइक दुनिया इतनी एडवांस चली गई है कि उन्होंने अपने मुल्कों से टीबी की जो बीमारी है उसको सिरे से ख़त्म कर दी, वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। बट इन पाकिस्तान देयर आर स्टिल सो मैनी पीपल लाइक जो कि इस टीबी जो बीमारी है इससे इफेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यहाँ पे पूरे पूरे सेंटर्स हैं, रेफरेंस लैब्स हैं जो कि इस डिजीज़ को एलिमिनेट करने में लगे हुए हैं। ठीक है, फॉरेनर्स आर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान कि वो इस डिजीज़ को ख़त्म कर सकें। तो टीबी कह लें, और जो बाकी जो छोटे-मोटे इन्फेक्शन मैं अगर कहूँगी तो उसमें डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है? लाइक दे आर सो कॉमन। इसके अलावा अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो पेरेंट्स की लापरवाही होती है। ये जो देहात में जो स्पेसिफ़िकली जो पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है? तो उनका ये माइंडसेट होता है कि नहीं भई वैक्सीन हमने नहीं लगवानी है, इस तरह नहीं करना, उस तरह नहीं करना। तो उससे क्या होता है कि जी बच्चों को पोलियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट्स हैं, ये ज़्यादातर ये जो गाँव साइड पे एरिया हैं, तो यहाँ पे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पोलियो ने इफ़ेक्ट किया हुआ है। So yes, these kind of diseases are very much common in Pakistan. आप ये बता सकती है कि टीबी मतलब बेसिकली है कैसी बीमारी, मतलब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं और पर्सनली इंसान को कैसा फील होता है? टीबी जो है बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस इसकी फुल फॉर्म है, और ये एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना? लाइक सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनकी जितनी भी क्लासेस हैं उनमें सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है टीबी का, ठीक है? और ये जाके आपके लंग्स को जाके इफेक्ट करता है, ठीक है ना? और ये जो है आपको थ्रू एरोसोल्स, लाइक अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा खांस रहा है या एक बंदा जो है उसके लाइक उसका सलाइवा या इस तरह से एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है ना? तो और सिम्पटम्स इसके अलावा फ़ील तो मैं सच आपको नहीं बता सकती कि फ़ील कैसा होता है, लेकिन ये है कि सिम्पटम्स वग़ैरह जो हैं वो फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, और कि आपका केस कितना सीवियर है उस पे डिपेंड करता है। ओके, तो अगर हम टीबी की मतलब अगर किसी इंसान को टीबी हो और वो उसकी जो है कंडीशन वर्स्ट हो, तो क्या टीबी से उसकी जान जा सकती है? इसके कोई चांसेस हैं? यस, यस, टीबी इज़ अ फैटल डिज़ीज़। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इससे मतलब कि इफ़ेक्ट हुए हैं, और बहुत सीवियर लेवल पे पहुंच गए हैं, ठीक है? एंड इसका जो इवन पहले मैं ये बात करूंगी कि टीबी की जो प्रोग्रेशन है, लाइक अगर आपको एक बीमारी हो जाती है, ठीक है, और वो अपने सिम्टम्स दिखाने तक का जो टाइम होता है इसको हम इंक्यूबेशन टाइम, इसको हम प्रोग्रेशन टाइम कहते हैं, ठीक है? इस दौरान जो वायरस से बैक्टीरिया होते हैं आपकी बॉडी में रह रहा होता है, ठीक है, एंड वो अपने आप को अपनी आर्मी बिल्ड कर रहा होता है ताकि वो आपकी बॉडी को अटैक कर सके, ठीक है ना? तो ये जो प्रोग्रेशन टाइम होती है हर बीमारी का अलग-अलग होता है। बाज़ बीमारी होती है 3 से 4 दिन में आपको अपने सिम्पटम्स दिखा देती हैं। बाज़ बीमारियाँ होती हैं जो कि बहुत टाइम बाद दिखाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एड्स की बात करें, ठीक है? या एचआईवी की अगर हम बात करें, तो वो आपको एड्स होने होने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। देखो इतना लंबा उनका प्रोग्रेशन टाइम है। इसी तरह टीबी का भी टाइम जो है वो फ्यू मंथ्स या फ्यू ईयर्स का टाइम है, ठीक है ना? तो लाइक इस दौरानिये में आपको कोई ऐसा सिम्पटम नहीं दिख रहा होता, एंड जब आपका लाइक अच्छा खासा जब नुकसान हो जाता है, तब कहीं जाके आपकी बॉडी को सिम्पटम्स जो हैं वो नज़र आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना? तो फिर जो है उस टाइम पे अगर डिटेक्ट हो जाती है टीबी, तो ऑब्वियसली फिर जिस तरह से इसका प्रोग्रेशन टाइम जितना स्लो है ना, इसका ट्रीट होने का टाइम भी बहुत स्लो है। ये तकरीबन 6 टू 8 मंथ्स लगते हैं आपको फुल्ली टीबी से रिकवर होने में। ठीक है? तो यस, लेकिन इलाज मुमकिन है। हमारी जो डिफरेंट जो लैबोरेटरीज़ हैं, तो वो इस चीज़ के इलाज में इस चीज़ के लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स बनाने में हम लगे हुए हैं। इलाज है, लेकिन ये है कि अगर आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे लेकर आओगे, फिर ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उसको ट्रीट कर सको। लाइक अगर इतना ज़्यादा डैमेज हो गया है कि वो इर्रिवर्सिबल है, तो ऑब्वियसली फिर तो बंदे की डेथ होनी ही होनी है, ठीक है? लेकिन अगर 50% डैमेज हुआ है, 40% डैमेज हुआ है, लाइक दैट इज़ काइंड ऑफ इर्रिवर्सिबल, तो येस वो फिर 6 टू 8 मंथ्स में ट्रीट हो जाता है। ओके, तो आपका जितनी आपका इस माइक्रोबायोलॉजी में और जितनी भी लेबोरेटरीज में आपने काम किया, उधर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको क्या कुछ सीखने को मिला जो आपको पहले बिल्कुल जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं था? उसके अलावा आपने किन किन चीज़ों पे बहुत रिसर्च की? अच्छा, तो मुझे डिफरेंट लैब्स में बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली, बिकॉज़ हर एक लैब जो है वो अपने तरीके से अलग तरीके से काम कर रहा है, ठीक है?
तो इसमें मैंने जो है एक पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब में मैंने काम किया, ठीक है? वहाँ पे हम जितने भी ऑल ओवर द केपी सैंपल्स आते थे, ठीक है? और हम वहाँ पे उन सैंपल्स को डील करते थे। मैंने पर्सनली आरएमआई में मैंने खुद जाके अ, वहाँ पे मैंने पेशेंट से उनकी पस में से उन मैंने सैंपल्स निकाले हैं, ठीक है ना? जो उनकी जो ज़ख्मों को लाइक उनका फ्लैप हटा के उसके नीचे से जो सैंपल होता है, ऑब्वियसली बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेज़ेंट होता है एंड वी हैव टू डिटेक्ट इट फर्स्ट, ठीक है ना? तो जो है उसके लिए मैंने सैंपल्स निकाले, उनकी डिटेक्शन मैंने की है। तो लाइक हर एक लैब में मेरा बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन येस, एक चीज़ मैं कहूँगी जो कि हर एक लैब में मुझे कॉमन मिली है, दैट इज़ कि आपने पहले अपनी उसको जो पर्सनल प्रोटेक्शन है उसका आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है? लाइक वी हैव टू वेयर ग्लव्स, वी हैव टू वेयर पूरे गाउन्स हमें पहनने पड़ते हैं, हमें शील्ड्स लगानी पड़ती हैं, ठीक है ना? इवन इफ वी आर डीलिंग अ बैक्टीरिया, तो वो हम अपने हाथों में इस तरह से हम डील नहीं कर सकते। हमारे हाथ जो होते हैं वो एक मशीन के अंदर होते हैं एंड दैट इज लाइक कवर्ड विद ग्लास, ठीक है ना? हमारे बीच में बैक्टीरिया के बीच में ग्लास होता है, ठीक है? एंड देन वी आर डीलिंग लाइक इनसाइड दैट कैबिनेट सा होता है, ठीक है? जिसके अंदर हम सारा उसका काम वाम सब कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है ना? तो यस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि आपको अपना पहले ख्याल करना है, बिकॉज ऑब्वियसली आप उस लैब में काम कर रहे हो, ठीक है ना? अगर आप इन्फेक्ट होते हो तो बाहरी दुनिया का तो फिर सर खा गया, ठीक है? सेकेंड थिंग इज कि अगर आप इन्फेक्ट होते हो या आपकी लापरवाही अगर आप करते हो, तो ये बैक्टीरिया ये वायरस अगर बाहर इन्वायरमेंट में लीक हो गया, तो जितने भी लोगों को डिजीज होगा, जितने भी लोगों में इन्फेक्शन फैलेगा, उसका जिम्मा लाइक काइंड ऑफ आपके सर पे है। सो यस, यहाँ पे एक चीज़ है कि लाइक बहुत सिक्योरिटी होती है और आपको बहुत एहतियात से और बहुत विजिलेंटली आपको काम करना होता है। लाइक थोड़ी सी भी बेएहतियाती हो जाए, थोड़ी सी भी लापरवाही जो है वो फैटल हो सकती है। ओके, तो आप लोग जो है बैक्टीरियाज और वायरसेस पे जिस तरह रिसर्च करते हैं, तो उसके लिए आप मतलब कौन से टूल्स, कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो आपके काम को इजी करती हैं और आपको इन वायरसेस और बैक्टीरिया से अफेक्ट होने से बचाती हैं? अच्छा, तो सबसे पहले तो हम हमारा जो डेली का रूटीन होता है वो इस तरह से होता है कि आप अपना लैब में एंटर करने से पहले हम अपने आप को सैनिटाइज कर लेते हैं। लाइक हम एक इथेनॉल एक केमिकल होता है, ठीक है ना? तो वो केमिकल जो है हम थोड़ा बहुत अपने ऊपर स्प्रे कर लेते हैं। उसके बाद जो है वी वेयर गाउन्स, हम ग्लव्स पहन लेते हैं, ठीक है? शूज़ वगैरह जो होते हैं वो हमें अलाउड नहीं होता कि हमारे जो अपने नॉर्मल शूज़ हैं हम वो पहन के लैब के अंदर आएँ। ठीक है? तो लैब के अपने अलग, जिस तरह से हम ऑपरेशन थिएटर्स के अपने अलग शूज़ होते हैं, ठीक है ना? इसी तरह लैब्स के भी अपने अलग शूज़ होते हैं। यू हैव टू अपने जो आपके अपने जूते जो आप घर से पहन के आए हो, तो आपने उधर उतार के उनके लैब वाले जूते पहन लेने हैं। फिर इवन लैब में एंटर होने से पहले देयर आर सर्टेन कवर्स जो आप अपने उन जूतों पे चढ़ा लेते हो, ठीक है ना? अपने बालों को आपने फुल टाइट कर लेना है। योर नेल्स शुड बी ट्रिम। देयर शुड बी नो रिंग्स, देयर शुड बी नो वॉचेस और एनी एक्सेसरीज। लाइक आपके हाथों पे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपके हाथ बिल्कुल बेयर हों जब आप लैब में एंटर कर रहे होते हो। तो लाइक दीज आर द बेसिक्स, ठीक है? जो कि आप पहले करते हो, उसके बाद आप लैब में एंटर करते हो, तो लाइक आप फौरन से फिर ग्लव्स पहन लेते हो। फिर इसके अंदर सर्टेन काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? जो कि आपने अपने ग्लव्स वाले हाथों से आपने डोर हैंडल्स को टच नहीं करना। अगर आप एक सेक्शन सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जा रहे हो लैब के, तो आपने अपने ग्लव्स उतारने हैं, ठीक है ना? यू कैन नॉट गो एक जगह से दूसरी जगह, बिकॉज़ यू नेवर नो आपके ग्लव्स पे कौन-सा बैक्टीरिया लगा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा जो आसानी पैदा करते हैं जो टूल्स, तो वो जैसे कि मैंने आपको बताया, बायोसेफ्टी कैबिनेट इसको हम कहते हैं, ठीक है ना? इस कैबिनेट के अंदर हम सारा काम करते हैं। ऑब्वियसली वो हमारी काइंड ऑफ एक प्रोटेक्शन हो जाती है कि भाई बैक्टीरिया हम तक नहीं पहुंच रहा। इसके अलावा काफ़ी सारे पिपेट्स हो गए, ठीक है ना? और ये इस तरह के डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि अभी जिसने चीज़ों को बहुत एडवांस्ड कर दिया है, ठीक है? पहले जो थी, पहले काफ़ी मुश्किल होती थी ये टेक्निक्स, अब बहुत आसान कर दी गई हैं। माइक्रोस्कोप्स हो गए, ठीक है? तो ये लाइक चीज़ों को बहुत हद तक आसान इन्होंने किया हुआ है। ओके, तो आप लोगों को जो है मतलब रिंग्स एंड वॉच ये क्यों अलाउड नहीं है? मतलब हाँ, तो उनके साथ भी मतलब बैक्टीरियाज अंदर आ सकते हैं। एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को ये हमारी फील्ड में इस चीज़ को फैशन को डिस्ट्रैक्शन समझा जाता है,
ठीक है। इफ़ यू आर लाइक हैविंग रिंग्स और एसेसरीज, तो ऑब्वियसली आपका रुझान जो है वो डाइवर्ट होगा। दूसरी बात ये है कि आप जो हो अपना हैंड्स को आप इजीली सैनिटाइज कर सकते हो, आप हैंड्स को इथेनॉल से वॉश वगैरह हम कर सकते हैं, ठीक है ना। बट रिंग्स में ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन डिजाइन, हर एक रिंग का अपना अपना डिजाइन होता है। देयर इज अ चांस कि किसी कोने खुदरे में बैक्टीरिया अगर लग गया, वहां पे इथेनॉल नहीं पहुंच पाया, तो ऑब्वियसली वो एक बायोहैजर्डस चीज की तरफ इशारा हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको नेल्स वगैरह अपने ट्रिम करने होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप लैब में सारा टाइम आप ग्लव्स पहन के नहीं फिर रहे होते, ठीक है। लैब के अंदर भी डिविजन्स हुई होती हैं, ठीक है। देयर इज अ रेड जोन लैब एरिया, देयर इज अ येलो जोन लैब एरिया एंड देयर इज अ ग्रीन जोन लैब एरिया, ठीक है। ये यहाँ पे लैब की जमीन के ऊपर स्पेसिफिक मार्क्स बने होते हैं। रेड जोन में आपको ग्लव्स पहनने हैं, रेड जोन से आप बाहर आ रहे हो तो आपको जो है लाइक लैब एक ही होती है लेकिन उसके अंदर जोन्स बने होते हैं। अगर आप येलो जोन में आ रहे हो तो आप अपने ग्लव्स जो हैं वो हटाने हैं लाजमी, ठीक है। तो लाइक देयर आर सर्टेन थिंग्स, तो ऑब्वियसली आप के हाथ में रिंग्स होंगी, कुछ होगा, तो वो फिर उस चीज में थोड़ा सा इशू क्रिएट कर सकती हैं, बिकॉज आप होते तो लैब के अंदर ही हो, खतरा तो उतना ही है। तो ऑब्वियसली फिर आप बाहर अपने साथ कोई ना कोई बैक्टीरिया या कुछ ले ना जाओ, तो इस वजह से ये चीजें हमें अलाउ नहीं होती हैं। ओके, तो ये जो रेड जोन एंड येलो जोन एंड ग्रीन जोन जो है, ये आपको मतलब कि ये पार्टीशन किस वजह से होता है? ये मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? रेड जोन रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज द मोस्ट डेंजरस एरिया, ठीक है। एंड कोई भी आउटसाइडर अगर वो लैब के अंदर आता है तो उसको जस्ट ग्रीन जोन तक आने का अलाउ है, ठीक है। पहले तो हम उसको एक्सेस ही नहीं देते कि आप लैब के अंदर आओ, ठीक है। लेकिन अगर स्टिल कोई काम है, कोई सैंपल देना है, कुछ भी, तो वो जो है उसको सिर्फ अलाउ होता है कि वो ग्रीन जोन के अंदर आए, ठीक है ना। और रेड जोन इज द मोस्ट डेंजरस एरिया। यहाँ पे हमारा जो कैबिनेट होता है, जो सेफ्टी कैबिनेट होता है, वो पड़ा होता है जहाँ पे हम बैक्टीरिया को डील कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो है दैट इज द मोस्ट डेंजरस एरिया, ठीक है। फिर येलो जोन आ जाता है। येलो जोन जो है फिर थोड़ा कम डेंजरस होता है, उसके अंदर हमारी बाकी मशीन्स, छोटी मोटी जो मशीन्स हो, जो माइक्रोस्कोप हो गया, जहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया हम डील करते हैं जो थोड़े से अधमरी हालत में होते हैं, ठीक है। रेड जोन में लाइक वी डील विद बिल्कुल लाइव जिंदा बैक्टीरिया। येलो जोन में फिर हम जो है थोड़ी अधमरी हालत में बैक्टीरिया को डील करते हैं। ग्रीन जोन इज लाइक जस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड उनकी रिपोर्ट्स बनाने, लाइक कंप्यूटर सिस्टम वगैरह हमारा उस ग्रीन जोन में पड़ा हुआ होता है। ओके, तो आपके साथ जो है, आपके लैब में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो आपके साथ ये सब सीखते हैं, आपकी मदद करते हैं, और आप सब मिलके एज अ टीम इन पे रिसर्च करते हैं? वी हैव टोटल 4 to 5 पीपल, जो हमारे हम लाइक हम जो हैं एक पूरा हमारा ग्रुप है, और हर एक बंदे को अपना अपना टास्क जो है वो असाइन हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से जो है वो अपना काम करते हैं। ओके, तो आप लोगों की फील्ड में जो है मतलब किस तरह जो है हायर किया जाता है इंसान को, मतलब नॉलेज पे या फिर स्किल्स? आ, हमारी फील्ड में हायरिंग ऑब्वियसली आपके एजुकेशन लेवल पे की जाती है, ठीक है। आपने किस चीज़ पे रिसर्च किया हुआ है, ये बहुत मैटर करती है चीज़। आपने पेपर कोई अपना खुद का रिसर्च करके आपने पेपर कोई पब्लिश किया हुआ है, नहीं किया हुआ, तो इस चीज़ में ये मैटर करता है। तो इस तरह से ही हायरिंग होती है। ओके, तो इन सब में जो है मतलब आपको कितना कौन से लेवल पे आपको होना चाहिए कि आप जो है एंट्री लेवल मतलब अपना जो टेस्ट है वो पास करके और इस फील्ड में इंटर हो सके? लाइक इस फील्ड में इंटर हो सके या लैब में इंटर हो सके? नहीं, फील्ड में मतलब एक बंदा अगर इसी फील्ड में माइक्रोबायोलॉजी पर रिसर्च करना चाहता है और डिफरेंट बैक्टीरियाज के बारे में जानना चाहता है, तो उसको एजुकेशन लेवल कैसा होना चाहिए, उसको क्या क्या चीज़ों में उसकी अच्छा अच्छा। एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए? अच्छा, तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपना मैट्रिक जो है ऑब्वियसली आपको साइंस में करना है।
और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपको अपना प्री मेडिकल साइड पे करना है, ठीक है। एंड देन लाइक फॉर यूनिवर्सिटी आपको जो भी आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन का जो टेस्ट वगैरह होता है वो आपको इस तरह से क्लियर करना होता है कि आपका माइक्रोबायोलॉजी में हो जाए, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी का नॉर्मली मेरिट हाई रहता है। तो जो है लाइक आपको पढ़ना पड़ता है अच्छा खासा, ताकि आप जो है माइक्रो के उसमें मेरिट लिस्ट में आप आ जाओ। उसके बाद जो है आई वुड सजेस्ट, अगर मैं अपनी बात करूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में आने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं कि बस ठीक है माइक्रो में हम आ गए, बस हमने तो तुर्रा कर ली। टू बी ऑनेस्ट, यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो माइक्रो पढ़ाई जाती है एंड प्रैक्टिकली माइक्रो जिस तरह से काम करती है, लाइक दे आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। लाइक यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही वो सरसरी सरसरी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम डाइव डीप करें माइक्रो में, लाइक एक्चुअल जो प्रैक्टिकल लेवल पे जो माइक्रोबायोलॉजी है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत सेंसिटिव है और बहुत वर्सेटाइल है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं हमेशा से अपने, मैंने जूनियर्स भी हैं, मैं उनको यही बात करती हूँ कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, गो फाइंड कोई सिफारिश ढूंढो, कुछ भी आप लोग ढूंढो, कोई सोर्स ढूंढो एंड लाइक अपने आप को किसी हॉस्पिटल में एज एन इंटर्न आप अपने आप को इंटर कराओ लाजमी, ठीक है। आप इंटर्नशिप स्टार्ट करो हॉस्पिटल में, बिकॉज आप यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हो दैट इज जस्ट थ्योरी, ठीक है। माइक्रो स्पेसिफिकली एक बहुत प्रैक्टिकल फील्ड है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हॉस्पिटल में जाके आप देखो कि भाई ये माइक्रो का जो काम है वो एक्चुअल में हो कैसे रहा है, ठीक है ना। आपको जब आप सेकंड थर्ड सेमेस्टर में होते हो, अगर आपको किसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप मिल भी जाए, वो आपसे काम नहीं करवाते हैं, ठीक है। वो आपको खाली बिठाते हैं कि आप खाली ऑब्जर्व करो। लेकिन बिलीव में उस ऑब्जर्विंग में भी इतना कुछ आप सीख लेते हो ना, आप डिफरेंट टेक्निक सीखते हो। इवन माइक्रो में अगर आप एक पेन की तरह, बिल्कुल पेन से भी बिल्कुल पतला नीडल की तरह एक इंस्ट्रूमेंट सा होता है, उसको हम इनोकुलेटिंग लूप कहते हैं, ठीक है ना। उसको पकड़ने का भी अपना एक तरीका है, लेकिन उसको अगर आप गलत पकड़ोगे तो आप बैक्टीरिया को नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। लाइक देयर आर बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको नोटिस करनी होती है, जो ऑब्जर्व करने से आपको आती है। लाइक वी हैव पीपल जिन्होंने पीएचडीज कर ली हैं, ठीक है ना, दे आर लाइक डॉक्टर लेवल पे हैं वो, एंड स्टिल उनको नहीं पता कि उस इनोकुलेटिंग लूप को किस तरह से पकड़ना है, मुझे लेकिन टेक्निक नहीं आती। तो यस, मैं यही बात करती हूँ कि अगर आप लोग का एडमिशन इस फील्ड में होता है, देन गो फॉर इंटर्नशिप्स इन हॉस्पिटल्स, चीज़ों को ऑब्जर्व करें, तो तब कहीं जाके आप लोग लाइक एक एक्चुअल माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप लोग बन पाएंगे। के सर, थैंक यू मिस वजीहा आपके टाइम के लिए, और आपके इतने हमें बताने के लिए, हमें जो है बीमारियों से अवेयरनेस दिलाने के लिए। थैंक्स अ लॉट। सो व्यूवर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू मिस वजीहा के साथ। सो उम्मीद करता हूँ आप सब भी अवेयर होंगे और बीमारियों से जो है खुद को प्रिवेंट करते हैं। सो मिलेंगे अब एक नेक्स्ट इंटरव्यू में एक नए गेस्ट के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।